मैंने जिससे आप लोगों को बताया कि शुभता अशुभता नैसर्गिक रूप से और तात्कालिक रूप से निकाल लिया, पर उतना भर निकालने से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। वो सिर्फ एक सूत्र है। अब ऐसे मैं आपको अलग अलग 8 सूत्र दे रहा हूं, जिनके एवरेज देखने से हमको पता चलेगा कि सचमुच ग्रह शुभ हो रहा है या अशुभ हो रहा है। मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि शुभता अशुभता निकालने के लिए ग्रहों की मुख्य तौर पे 3 लेवल्स होती है, 3 लेयर्स होती है। ठीक है। पहली लेयर जो है या पहली लेवल है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। फिर दूसरे कुछ स्पेशल सूत्र होते हैं, और तीसरा होता है दशावतार। ये दशावतार नाम किसी ग्रंथ में नहीं दिया गया है, मैंने जो विधि ढूंढ के निकाली है उसको मैं दशावतार बोलता हूँ, क्योंकि उसमें 10 मुख्य सूत्र में लगाता हूँ। फिर उसके नीचे बहुत सारे सूत्र होते हैं, लेकिन मुख्य 10 होते हैं। और उसके बाद हम जाते हैं षोडश वर्ग के ऊपर, किसी भी घटना को सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने की। ठीक। तो ये उनकी लेयर्स होती है, तो अभी हम पहली लेयर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ग्रहों के नाम दिए हुए क्या क्या है। किसी भी ग्रह, हाउ टू फाइंड शुभता अशुभता ऑफ प्लैनेट, ये हमारा टॉपिक। ये एग्जाम्पल 1 है, और इसकी इमेज मैंने यहाँ पर डाल रखी फाइल में। तो पहला सूत्र, अब सूत्र बोले तो क्या, ये वो सूत्र है जिसमें सारा फाउंडेशन यूज होने वाला है। यहाँ से अब हमारे सूत्र शुरू हो। प्लैनेट प्लेस्ड इन 6 से 12 हाउस, -1 और +1। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैं हर सूत्र का आपको समझाना शुरू करूंगा। हमारे लिए अशुभ भाव कौन से होते हैं? हमारे लिए अशुभ भाव होते हैं 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। क्यों? क्योंकि वहां से हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां आती है हमको। अच्छी चीजें भी होती है, लेकिन अच्छी चीजें कम होती है, परेशानियां ज्यादा आती है। आप कहोगे सर, 6वां भाव तो जॉब का भी होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन पुराने जमाने में जॉब को गुलामी समझा रहा था। 6वां भाव गुलाम का भी होता है। ठीक है। तो जब ज्योतिष शास्त्र बना था तो गुलामी अच्छी बात नहीं थी। आज गुलामी जो है, जो नौकरी करते हैं, आईटी में जॉब करते हैं या कहीं भी जॉब करते हैं, तो उनके लिए बहुत व्हाइट कॉलर जॉब माना जाता है कि भाई सैलरी मिल रही है मंथ टू मंथ। लेकिन वो तो है गुलामी। गुलामी का प्रकार बदल गया है। तो आपकी जवाबदेही तो वही है। तो 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये बुरे भाव। सूत्र कहता है कि यदि प्लैनेट ये 6ठे भाव में, 8वें में या 12वें में बैठा होगा तो अशुभ हो जाएगा। तो अगर अशुभ होगा तो आप +1 देंगे या -1 देंगे? अशुभ ग्रहों को क्या प्लस गुण मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते। अशुभ ग्रहों को हमेशा -1 ही मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाव भावेश कारक कौन है हमारा। क्योंकि हमको तो उन तीनों का ही एनालिसिस करना है, हमको बाकी सबका तो एनालिसिस नहीं करना है। सारे ग्रहों का तो नहीं करते बैठेंगे हम लोग, है ना। भाव भावेश कारक का हम करने की कोशिश करें। शादी शादी के लिए, मैरिज के लिए हमको चाहिए भाव, भावेश और कारक। तो हमको क्या करना है, 7th हाउस, भावेश कौन हुआ 7वें भाव का? सूर्य। और कारक कौन हुआ? शुक्र। अब इतना तो हम पढ़ चुके हैं, राइट। कि हम अगर भाव भावेश कारक शादी का प्रॉमिस देखने की कोशिश कर रहे हैं इस कुंडली की। ये बच्चा पैदा हुआ है 12/1/2025 को 9:03 वर्धा। कि भाई इसके इसमें मैरिज का प्रॉमिस है या नहीं। अगर मैरिज का प्रॉमिस है तो शादी जीवन में हो जाएगी कभी ना कभी, नहीं है तो नहीं होगी।
बस इतना ही अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो जो मैरिज है उसके लिए भाव सातवां हो गया, भावेश सूर्य हो गया, कारक शुक्र हो गया। अब इन तीनों की शुभता अशुभता निकालना ये हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ठीक है, सारे ग्रहों का अभी हम नहीं निकालेंगे, हम लोग सिर्फ इन तीन का निकालेंगे, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको सिर्फ मैरिज पढ़ रहा हूँ। तो चलिए, सबसे पहले भावेश कौन है? सूर्य। और कारक है शुक्र। इन दोनों का निकालने की कोशिश करो। तो देखिए क्या हो रहा है। प्लैनेट इज प्लेस्ड इन 6 एट 12। तो हम पहले सूर्य को निकालने की कोशिश करें। ठीक है। तो क्या सूर्य छठे भाव में, आठवें में या बारहवें में बैठा है? प्लेस्ड का मतलब है बैठना। तो क्या सूर्य ये छठे में, आठवें में या बारहवें में बैठा हुआ है? अगर बैठा होता तो वो हमारे लिए अशुभ होता, तब हम उसको -1 गुण देते। पर यदि वो वहां वैसा नहीं बैठा है और किसी और भाव में बैठा है, किसी अन्य भाव में बैठा हुआ है, तो वो हमारे लिए शुभ हो गया। तो क्या सूर्य कहाँ बैठा है देख लेते हैं। क्या छठे में बैठा है? नहीं। आठवें में नहीं, बारहवें में नहीं, ये 11वें में बैठा है, तो ये हमारे लिए शुभ है। तो हम इसको +1 दे दें। क्यों? क्योंकि सूर्य अच्छे भाव में बैठा है। तो ये पहला सूत्र हमको बता रहा है कि भाई सूर्य, मुझे तो लगता है कि ये शुभ है। अब दूसरा सूत्र, क्या सूर्य अस्त हो गया है? अस्त होने का मतलब ये है कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ किसी भाव में बैठ जाए तो वो अस्त हो जाता है, राहु केतु को छोड़ के। क्योंकि राहु केतु ये ग्रह नहीं है, ये गणितीय बिंदु है। तो इनको ये सूत्र नहीं लगता। लेकिन और सूर्य को भी नहीं लगेगा, क्योंकि सूर्य खुद को अस्त नहीं करेगा। ये बचे हुए 6 ग्रहों को लगता है। तो क्या सूर्य सूर्य को अस्त कर देगा? नहीं। अगर नहीं करेगा तो शून्य, अगर अस्त कर देता तो -1, क्योंकि अस्त होना ये अशुभता है। तो ये नहीं हो रहा। तो हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तीसरा सूत्र, शुभ कर्तरी है या पाप कर्तरी? अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश की। जब भी हम शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी की बात करते हैं, तो इसमें हम नैसर्गिक शुभता अशुभता को कंसिडर करते हैं, तात्कालिक को नहीं करते। इस कुंडली में नैसर्गिक शुभता अशुभता क्या निकली थी हमारी? ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, नैसर्गिक शुभता अशुभता यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। नैसर्गिक शुभ कौन है? गुरु है, शुक्र और चंद्रमा। नैसर्गिक अशुभ कौन है? राहु केतु शनि, सूर्य मंगल और बुध। ठीक। तो ये जो सारे अशुभ है ये गुंडे हैं, नैसर्गिक रूप। और जो ग्रीन में है वो सारे के सारे पंडित। पंडित बोले तो अच्छा कार्य करने वाला। ग्रीन वाले पंडित है, लाल वाले गुंडे हैं, लेकिन ये नैसर्गिक रूप से है। ठीक है, जो पहला डेफिनेशन है उस हिसाब से। अब हमारा सूत्र क्या कहता है? हमारा सूत्र कहता है शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी। कर्तरी का मतलब है कैंची, कर्तरी का मतलब है सैंडविच। यानी आपके पास दो प्रकार की ब्रेड होती है, एक होती है मैदे की और एक होती है गेहूं, जो ब्राउन ब्रेड कहते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलिए कि सफेद वाली जो ब्रेड है वो शुभ ग्रहों की है या अच्छी ब्रेड है, और ब्राउन ब्रेड जो है वो बुरी ब्रेड है। तो अगर हमको सूर्य को देखना है तो सूत्र ये कहता है कि ऐसे ये देखें कि सूर्य कहीं की कोई कर्तरी तो नहीं बन रही। सूर्य की कोई कर्तरी तो नहीं बन रही। ठीक है, यानी सूर्य किसी कर्तरी में तो नहीं है। तो सिंपल है, हम लोगों को मार्क करना है। हमने सूर्य को मार्क कर लिया। कर्तरी बनने के लिए उसके अगले और पिछले भाव में देखे कोई ग्रह है क्या? सूर्य के अगले भाव में और सूर्य के पिछले भाव में।
तुरंत आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर यदि प्लेनेट कोई साथ में बैठा होगा तो उसको नहीं लेना है। साथ में कौन बैठा है उसको नहीं लिया जाता। तो इसको इस प्रकार से समझिए कि सूर्य ने अपना घर बांधा, अपनी कोठी बांधी, तो उसके बाएं तरफ किसकी कोठी है और दाएं तरफ किसकी कोठी है? बहुत साधारण सा नियम है। बाईं तरफ एक पंडित रह रहा है और दाईं तरफ भी एक लेक्चरर रह रहा है या प्रोफेसर रह रहा है। तो आपकी संगत क्या हो गई? आप किस करतरी में आ गए? आपकी सैंडविच किसने बनाया? दो अच्छे व्यक्ति, एक प्रोफेसर और एक पंडित, दो अच्छे व्यक्तियों के साथ आप रहोगे तो आप शुभ काम करोगे, क्योंकि ये शुभ कर्तरी है। अब दूसरा केस समझ लीजिए, सूर्य ने घर बांधा, बाईं तरफ यानी पिछले वाला जो लेफ्ट साइड वाला प्लॉट है और राइट साइड वाला प्लॉट है, एक जगह गुंडा, जो वहां का गुंडा है वो रहता है, और दाईं तरफ, दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में वहां पे दारू की भट्टी लगाने वाला व्यक्ति रहता है। तो क्या ये संगत अच्छी है? या जुआ खाना चलाने वाला व्यक्ति रहता है, तो ये अशुभ हो गई। तो दो अशुभ लोगों के साथ रहेगा तो क्या संस्कार होंगे? अशुभ ही होंगे। तो फिर सूर्य क्या हो गया? अशुभ हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य के आगे और पीछे, उसके दाईं तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, तो ये न्यूट्रल हो गया, जीरो हो गया। ठीक। अब इसी उदाहरण को मैं अलग तरीके से लेता हूं। अगर यहां पर सूर्य के दाईं तरफ मंगल बैठा होता और पीछे में राहु होता, तो अभी क्या हुआ? ये नैसर्गिक रूप से दोनों भी अशुभ ग्रह है। अब इनके संगत में सूर्य जो होता, ये अशुभ हो जाता, तो मैं उसको -1 देता। लेकिन सामने में शुक्र होता और पीछे में गुरु महाराज होता, क्या हो गया? इस कुंडली में क्या है? शुक्र और गुरु जो है वो नैसर्गिक शुभ है। तो जब भी आगे पीछे गुरु रहेगा और शुक्र रहेगा आगे पीछे, तो ये शुभ कर्तरी हो गई, अच्छी कर्तरी हो गई। तो सूर्य जो अपने आप में नैसर्गिक रूप से अशुभ है, लेकिन ये शुभता का काम करना शुरू करेगा तो इसको +1 मिल जाएगा। अब यहाँ आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा, लोग पूछते ही हैं मुझे, सर अगर सिर्फ शुक्र सामने बैठा है तो क्या होगा? पीछे में कोई है नहीं। तो साहब, अगर आपका ध्यान व्याख्या के ऊपर होता तो आप ये प्रश्न मुझसे नहीं। व्याख्या में दिया गया है शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी। इसका मतलब यह है आपको सैंडविच होना, कर्तरी होना जरूरी है। अगर पीछे का भाव खाली है और आगे में कोई भी ग्रह है तो वो शून्य हो गया, क्योंकि सैंडविच एक ब्रेड से नहीं बनेगा। सैंडविच के लिए आपको दो ब्रेड लगेगी ही लगेगी। ये प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। अब दूसरा ये प्रश्न आएगा कि सर मेरे पास एक ब्राउन ब्रेड है और एक व्हाइट ब्रेड है, सैंडविच तो मैं तब भी खा रहा हूँ, सैंडविच तो मेरा बन रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, सैंडविच ऐसा कोई नहीं खाता। एक ब्राउन ब्रेड और एक व्हाइट ब्रेड लगा के आप खाते होंगे तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पे लोग नहीं खाते। तो कर्तरी जब भी बनेगी तो सेम टाइप का ग्रह होना चाहिए, आगे भी नैसर्गिक अशुभ, पीछे भी नैसर्गिक अशुभ, तो वो सैंडविच बन सकता है। आगे भी नैसर्गिक शुभ और पीछे भी नैसर्गिक शुभ, ये एक सैंडविच बन सकता है। ठीक है। तो सेम क्वालिटी के, सेम कैरेक्टर के लोग चाहिए। नैसर्गिक शुभ शुभ होने चाहिए या अशुभ अशुभ, क्योंकि शुभ कर्तरी बनेगा या अशुभ कर्तरी बनेगा। शुभ कर्तरी में +1 देंगे, अशुभ में -1 देंगे, और अन्य कोई भी कंडीशन आ जाएगी तो फिर हम सीधा 0 दे देंगे। तो अभी यहां पर अगर हम देखें सूर्य को, तो ये जो सूर्य है, ये सूर्य जो है, इसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई। तो कोई कर्तरी बन रही है? हमारी कोई कर्तरी नहीं। तो कोई कर्तरी नहीं बनेगी तो शून्य। अगर शुभ कर्तरी बनती तो +1, अशुभ बनती तो -1, लेकिन कोई कर्तरी नहीं बन रही तो यहाँ पे शून्य। अब आता है चौथा सूत्र, प्लैनेट इन्फ्लुएंस बाय एट्थ लॉर्ड। अगर आठवें भाव का स्वामी प्रभाव डाल दे, जिस ग्रह का हम अध्ययन कर रहे हैं उस ग्रह के ऊपर प्रभाव डाल दे,
प्रभाव दो प्रकार से देखे जाते हैं, एक है युति, दूसरी है दृष्टि। युति का मतलब है कि ग्रह उसी के साथ उसी भाव में बैठ जाए, और दृष्टि का मतलब है कि वो देख ले। आ गया ना दृष्टि वाला, जो हमने फाउंडेशन पढ़ा था, अब उसका उपयोग आ गया यहाँ पर। तो सूत्र ये है कि आठवें भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी लॉर्ड ऑफ एट हाउस, स्टेटमेंट है लॉर्ड ऑफ एट हाउस, यानी आठवें भाव का स्वामी, ये यदि इन्फ्लुएंस कर दे, प्रभाव डाल दे। प्रभाव कैसे डालेगा? दो प्रकार से, एक तो साथ में बैठ जाएगा या फिर दृष्टि डाल देगा। तो चलिए देख लेते हैं। अगर ये प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आठवां भाव अशुभ है, तो प्रभाव डाल रहा है तो -1, क्योंकि वो आपको अशुभ कर देगा। नहीं डाल रहा है तो शून्य। आठवें भाव का स्वामी कौन है? आठवें भाव का जो स्वामी है वो है 6 नंबर, यानी बुध, कन्या। तो क्या बुध सूर्य के साथ बैठा है? हम बोलेंगे हाँ बैठा हुआ है, प्रभाव डाल दिया। अगर बैठा नहीं होता तो हम फिर बुध की दृष्टि लेते। यहाँ पे सीधा बैठा हुआ है, तो बुध ने इसको अशुभ कर दिया। अशुभ है, ध्यान में रखिएगा, अशुभ है तो -1 जा ही रहा है, शुभ है तो +1, अन्यथा शून्य जा रहा है। लेकिन हर जगह पे आपको अलग अलग नंबर्स मिलते हैं, एक जैसा नहीं है, वो याद रखिए। अब सूर्य तात्कालिक शुभ है या अशुभ है, ये हमने निकाला था ऊपर में लिस्ट। ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य तात्कालिक शुभ है। इंटरेस्टिंग। अब इस सूत्र का यहाँ पे उपयोग हो रहा है, दिस इज वन ऑफ द सूत्र। तो ये +1 हो गया। क्यों? क्योंकि सूर्य तात्कालिक शुभ है। अब क्या राहु केतु ग्रहण लगा रहे हैं सूर्य को? ग्रहण लगाने का मतलब है कि राहु एक तो सूर्य के साथ बैठा हो या केतु बैठा हो, दो में से कोई भी एक प्लैनेट बैठ जाए, तो उसको कहते हैं कि राहु केतु ने उस ग्रह को ग्रहण लगा दिया। तो क्या राहु केतु बैठे हुए हैं सूर्य के साथ? तो देख लीजिए सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य यहाँ बैठा है। तो क्या राहु केतु इनके साथ है दोनों में से कोई? तो कोई नहीं है, तो इसका मतलब ये सूत्र नहीं लग रहा। ठीक। सातवां सूत्र, क्या राहु या केतु में से इस ग्रह की राशि में कोई बैठा हुआ है? इन दोनों में से सूर्य की राशि में कोई बैठ गया। सूर्य की राशि कौन सी है? सूर्य की राशि सिंह है। अगर इस ग्रह के साथ अगर बैठे राहु केतु तो खराब कर रहे हैं, तो पाराशर ऋषि कहते हैं कि इस राहु केतु यदि इस ग्रह के राशि में बैठेंगे तो भी उसको खराब कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई मित्र आपका आपके साथ रह रहा है तो बुरा मित्र है, तो आपको बिगाड़ ही रहा है, लेकिन वो आपके घर में भी रह रहा है तो भी वो आपको बिगाड़ देगा, चाहे वो आपके साथ नहीं भी रह रहा। ठीक है ना? तो सूर्य के साथ अगर राहु केतु में से कोई होता तो हम बोलते हैं कि भाई सूर्य बिगड़ गया, यानी अशुभ हो गया। लेकिन पाराशर ऋषि कहते हैं कि इसकी राशि में भी अगर बैठे होंगे तो भी ये इसको बिगाड़ देंगे। ठीक है ना? तो क्या राहु केतु सिंह राशि में बैठे हैं? सिंह राशि तो पूरी तरीके से खाली, तो ये हो गया शून्य, क्योंकि ये लगा नहीं था। और फिर बाद में है कि क्या ये जो सूर्य को हम एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि ये भावेश था ना, तो क्या हम इसको, ये जो भावेश है सातवें भाव का स्वामी, क्या ये लग्नेश भी है? सातवें भाव का स्वामी लग्नेश भी है। ठीक है, तो ये लग्नेश नहीं है, तो हम शून्य करते हैं। अगर लग्नेश होता तो +1 देते। अब इनका टोटल कर लीजिए। ठीक है, +1 मिला सूर्य को, फिर 0 मिला, फिर 0 मिला, फिर +1 मिला, फिर -1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 0 मिला, फिर 0। तो ये +1 हो गया टोटल। इसको अगर ऐड करेंगे आप, 1 +0 +0 +1 -1 +0 0 0, तो ये +1 मिला। तो जब भी आपको +1 मिलेगा तो हमारा भावेश क्या हो गया? ये शुभ हो गया। प्लस में शुभ होता है, जीरो में न्यूट्रल होता है, माइनस में अशुभ होता है। चाहे -1 मिले, -2 मिले, -3 मिले, -4 मिले, वो अशुभ होगा। और जब भी +1 +2 +3 +4 मिलेगा तो वो शुभ होगा।
तो इसका मतलब है वो 50% गुण से काम कर रहा है। 50% गुण से शादी हो रही है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो अभी जो भावेश है, ये शुभ, ये शुभ निकल के आया। अब मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। भावेश जो है वो हमारे लिए ग्रीन। ठीक है। अब ऐसे ही हम कारक को निकालते हैं, भाव को निकालेंगे हम, कल भाव को निकालेंगे, आज पहले ग्रहों को निकाल, तो फिर तीनों को निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा। तो ये +1 आ गया। अब शुक्र को निकालते हैं कि शुक्र क्या करूं। ठीक है, शुक्र को हाईलाइट कर देता हूं मैं येलो से, क्योंकि हम शुक्र को अभी एनालिसिस कर रहे हैं। तो क्या शुक्र 6 8 12 भाव में बैठा हुआ है? ठीक है, शुक्र पहले भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे नहीं, शुक्र जो है वो 6 8 12 में नहीं है, तो इसको +1 मिल गया। क्या शुक्र सूर्य के साथ बैठा है? क्योंकि अगर सूर्य के साथ बैठता तो वो अस्त हो जाता, तो ये तो अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि शुक्र और सूर्य एक साथ एक भाव में नहीं बैठे हैं, तो शून्य हो गया। क्या शुभ कर्तरी पाप कर्तरी हो रहा है? तो सबसे पहले क्या देखना है, शुक्र के अगले भाव में कौन है और शुक्र के पिछले भाव में कौन है? अगले भाव में राहु है, पिछले भाव में कोई नहीं है, तो सैंडविच नहीं बन रहा है। अगर सैंडविच ही नहीं बन रहा है तो कर्तरी नहीं लग रही है, और कर्तरी नहीं लग रही है वो केस में हम शून्य दे देते हैं, यहाँ पर शून्य है। अब क्या 8वें भाव का स्वामी प्रभावित कर रहा है शुक्र को? 8वें भाव का स्वामी कौन है? बुध है। प्रभाव कैसे डालेगा? आइदर साथ में बैठ के डालेगा या दृष्टि से डालेगा। चल, ये 6ठे भाव का स्वामी बुध है। क्या बुध शुक्र के साथ बैठा है? नहीं, बुध बैठा है 11वें भाव में, शुक्र बैठा है पहले भाव में। दृष्टि साथ में तो नहीं बैठा, युति तो नहीं हो रही। बुध की कौन सी दृष्टि होती है? 7वीं। 1 2 3 4 5 6 और 7। करेक्ट। तो बुध ने शुक्र को देखा भी नहीं, ये भी शून्य हो गया। अब क्या ये तात्कालिक शुभ है या अशुभ है? तात्कालिक की बात हो रही है, नैसर्गिक नहीं। यहाँ पे हमने निकाला है कि बुध जो है वो तात्कालिक अशुभ है। ये -1 हो गया। ठीक है। क्या इसको ग्रहण लग रहा है? राहु केतु के साथ बैठा है, नहीं लग रहा, 0 हो गया। क्या राहु केतु इसके राशि में बैठे हुए हैं? तो जी हाँ, केतु बुध के राशि में बैठा है। दो राशियां होती है ना, दोनों में से कहीं भी बैठ जाए। तो राहु केतु, वो सॉरी, शुक्र, शुक्र जो है वो, शुक्र जो है वो उसके राशि में, यानी 2 नंबर के राशि में, वृषभ में और तुला में, क्या राहु केतु बैठे हैं? नहीं बैठे, ये भी 0 हो गया। ठीक है। शुक्र जो है वो +1 है, क्योंकि वो तात्कालिक शुभ ग्रह है। तात्कालिक शुभ ग्रह है शुक्र। अब आता है कि क्या ये लग्नेश है? ये लग्नेश नहीं, तो शून्य होगा। अगर लग्नेश होता तो +1 दे देते। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया +1 +0 +0 +1 +0 +0 +0 प्लस जब भी आएगा इसका मतलब है ये शुभ हो गया, माइनस आएगा तो अशुभ हो गया, न्यूट्रल है तो 0 है। तो अभी टोटल कितने परसेंटेज से घटना हो रही है? 50 + 20 कितना हो गया? 70% से प्रॉमिस निकल के आ रहा है कि हाँ भाई, शादी का प्रॉमिस है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि 70 और 70 के ऊपर है तो घटना आसानी से घटित हो जाएगी। 50 और 70 में प्रयत्न करने पड़ेंगे, थोड़े से उपाय करने पड़ेंगे। 30 से लेके 50 के बीच में बहुत सारे प्रयत्न, बहुत सारे उपाय, और 30 के नीचे जितने भी प्रयत्न करोगे तो भी घटना होगी नहीं, और हो भी गई तो टिकेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो अभी अपने को भावेश और कारक दोनों मिलकर ही घटना दे रहे हैं, तो अभी हम भाव को भी पढ़े करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम भाव को छोड़ देंगे, क्योंकि हमको टोटलिटी में देखना है क्या होगा। ठीक है। तो आज हमने क्या देखा है? आज हमने
नैसर्गिक शुभता, तात्कालिक शुभता अशुभता किसी भी कुंडली के लिए कैसे निकालना है, क्योंकि हर कुंडली के लिए तात्कालिक शुभता अशुभता बदल जाएगी। वो कैसे निकालना है ये देख लिया। और एक कुंडली हमने लगाई और उस कुंडली के माध्यम से हमने ये देखने की कोशिश करी कि 7वां भाव, 7वें का स्वामी यानी 7th लॉर्ड या भावेश और कारक, ये शुभ है या अशुभ है। क्योंकि हमको सिर्फ ये निर्णय निकालना है कि क्या इस व्यक्ति के जीवन में शादी का वचन है या नहीं। शादी कब होगी, कैसे होगी, पत्नी कैसी होगी, ये तो बहुत बात की सवाल है। पहला सवाल यही है कि क्या इसकी शादी हो सकती है, शादी नाम की घटना इसके जीवन में लिखी गई है। और सिर्फ भावेश और कारक के माध्यम से ही हमको पता चल गया कि शादी तो हो रही है। अब भाव को भी हम कल निकालेंगे, भाव के जो सूत्र है वो नीचे दिए गए हैं। अब हम भाव के लिए, 7वें भाव के लिए भी वही सूत्र लगाएंगे और देखेंगे कि 7वां भाव जो है वो क्या बन रहा है। ठीक है। आज मैंने आप ये दोनों सेशन की मैंने वीडियोस बनाई, वो दोनों वीडियोस में डाल दूंगा। इसका एक बार रिवीजन कर लीजिए, कल प्रश्न उत्तर के सेशन में आपकी शंका का समाधान किया जाए। प्रणाम। आज मैं क्वेश्चन नहीं लूंगा कोई। कृष्णा जी, अगर हैंड रेस करना है तो मैं बोलता था ना आपको, मैंने कहा है कि आज मैं प्रश्न नहीं लूंगा।